सोनल बोरा जो हमारे संस्थान के जो है ऑनलाइन स्टूडेंट है और 26 रैंक से आरजेएस 2025 में जो है वो सेलेक्ट हुई है। सबसे पहले तो सोनल बोरा को और उनके हस्बैंड अमित बोरा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सोनल का मीडियम इंग्लिश है और 2007 की एलएलबी है। 2007 की एलएलबी और 2025 में जो है लमसम 18 इयर्स बाद एलएलबी के 18 साल बाद जो है वो आरजेएस में इतनी छोटी भर्ती में 44 सीट्स के अंदर एक सीट जो है वो अपने नाम करवाई है सोनल ने। वाकई काबिले तारीफ़ है इनकी मेहनत, इनका जुझारूपन, इनकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, इन सब का है वो परिणाम है। सोनल बोरा अपने कोचिंग संस्थान से पिछले 3 से 4 सालों से वो जुड़ी हुई है। सबसे पहले प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली थी 2022-23 में, फिर जेएलओ 2023 की वैकेंसी थी उसमें टेस्ट सीरीज़ थी, उसके बाद फिर मेंस टेस्ट सीरीज़ ली 2022 वाला आरजेएस था उसमें, फिर आरजेएस मेंस का पूरा कोर्स था इनके पास 2024 वाली वैकेंसी में, क्वेश्चन आंसर्स की क्लास मेंस की प्लस जजमेंट राइटिंग, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, पूरा सेगमेंट था इनके पास। फिर 2025 में मेंस की टेस्ट सीरीज़ थी और 2025 का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा, जिसमें इंटरव्यू की क्लासेस, लॉ एंड जीके की प्लस मॉक इंटरव्यूज़, ये सारे स्टेजेस में जो है ये जुड़ी हुई रही सोनल और अल्टीमेटली जो है 26वीं रैंक से चयनित होकर हमें गौरवान्वित होने का जो है वो अवसर दिया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सोनल और अमित जी से मेरा आग्रह रहेगा कि वो स्टेज पे वो पधारें और इस संस्थान की तरफ से सोनल और आपके लिए जो स्वागत का प्रोग्राम रखा गया, प्रतीकात्मक उस वो सम्मान को और स्वागत को है वो स्वीकार करें और अपनी सफलता यात्रा के बारे में भी बताएं। यस आई। सर आइए। हरीश सर से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो स्टेज पे आए। आप सर, अमित जी इधर आइए। आप बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थोड़ी सी इधर आ जाओ सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, आप सोनल को देके स्वागत करें इनका। सर थैंक यू सो मच। ये सर, आप सोनल को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपने हमें गौरवान्वित होने का अवसर दिया। एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में वो तैयारी करके अंतिम रूप से 26 रैंक से जो है वो चयनित हुए। आप अमित जी विराजे। सर आप भी विराजे। यस, अब सोनल से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी सफलता यात्रा के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं कि आपने केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से जुड़कर किस तरीके से इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया और हमारे जो विभिन्न कोर्सेज लिए उससे किस तरीके से आपको है वो सहायता मिली इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और इस छोटी भर्ती में जो है वो फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया और आप सेलेक्ट हो गए। आप ये यहाँ रख लें इस तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत ही आभार हृदय से व्यक्त करना चाहूँगी, केडी सर का और हरीश सर का और सारी केडी क्लासेस फैकल्टी का, जिनका इतना इमेंस सपोर्ट और गाइडेंस रहा मुझे कि आज मैं ये मुकाम हासिल कर सकी हूँ। और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर चूजिंग दिस पाथ as I see future judicial officers in each one sitting here, because you are in such safe hands. सर का गाइडेंस जो है वो आप एकदम आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब प्री का मैंने सर से क्लासेस टेस्ट सीरीज़ लिया था और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस डिलीट हो गए थे,
जिसकी वजह से मैं 1 मार्क से मेरा सिलेक्शन रह गया था। बट उससे कम 70 to 75 क्वेश्चंस आ गए थे एग्ज़ाम में, तो मैं कॉन्फिडेंट हो गई थी कि दीज आर द बेस्ट टेस्ट सीरीज़, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक पाथ पहले चूज़ करिए, चाहे वो ये नहीं, चाहे कोई भी कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी हो या कुछ भी हो, पहले आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से पाथ पे चलना है। आप इधर उधर अगर सोचेंगे मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी कोर्स ले लूँ, और मैं प्री की टेस्ट सीरीज़ 2 जगह से, मेंस की 4 जगह से ले लूँ, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके स्टडी मटेरियल को आप कंसाइज रखिए, उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये है, बहुत ही लंबा सफ़र है, कितना भी समय लग सकता है हमें नहीं पता, तो आपको इसमें रखना है पेशेंस बहुत ज़्यादा और दृढ़ विश्वास अपने ऊपर कि मैं ये कर सकती हूँ। दृढ़ विश्वास अपने ट्यूटर्स पर, अपने टीचर्स पर, दृढ़ विश्वास अपने पेरेंट्स पर, और दृढ़ विश्वास जो भी आपके आसपास आपको पॉजिटिव एनर्जीज देने वाले हैं उन पर। आप ऐसे ही लोगों से संपर्क में रहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें। आप पॉजिटिव रहिए, आज से ही ये सोच के चलिए कि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर हूँ, मैं बन चुकी हूँ या बन चुका हूँ, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और जैसे अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो इस बार सब्जेक्ट्स भी काफ़ी बढ़ चुके थे और उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल था। तो मेंस की मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने सोच लिया था, क्योंकि मेरा आधा कोर्स मैं पहले कर चुकी थी और मुझे न्यू सब्जेक्ट्स करने थे, तो मैं सर से टेस्ट सीरीज़ ले लिया था। मैं एक पेपर डेली करती थी और फिर सर वो मुझे चेक करके दूसरे दिन ही भेज दिया करते थे। फिर वो मैं कॉपी में अपने ऐसे चेक करती थी जैसे सर ने चेक किया हो। करेक्शंस रेड पेन से मैं लिखती थी, उनमें मार्क्स लिखती थी, ताकि मेरे पास एक परफॉर्मा हो जाता था कि मुझे एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है। मैं उसी को बार बार पढ़ती रहती थी, उसी को रिवाइज़ करती थी, क्योंकि बेरेट्स इतने लंबे होते हैं, आप उसमें से क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या छोड़ेंगे, इतना टाइम नहीं रहता था हमारे पास कि हम उसको सेलेक्ट करने बैठ जाए। तो आप विश्वास रखिए, जो टेस्ट सीरीज़ है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने वो भी कर लिया तो आप थ्रू है एग्ज़ाम में, क्योंकि आप कितना पढ़ेंगे, आप पढ़ने का कोई ये अथाह समुद्र है, इसका कोई पार नहीं पा सकता है। आप कितना पढ़ेंगे, तो आप अपने मटेरियल को कंसाइज करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। दूसरी चीज़ मैं एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि जितना एस्पिरेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन है उससे ज़्यादा उनके पेरेंट्स का होता है। उनको उनके साथ उतना ही लगे रहना पड़ता है जितना एस्पिरेंट्स को लगे रहना पड़ता है। सिर्फ कोचिंग भेज देने से उनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाती, उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि कोचिंग के बाद भी वो उन्हें इतना समय दे कि वो रिवाइज कर सके चीज़ों को और सेल्फ स्टडी कर सके। तो ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, वरना इतने टाइम के बाद अपना ये वापस से चालू करना, स्टडीज़, जुडिशरी में जाना, बहुत ही टफ एक डिसीजन था। लेकिन वो मुझे मटेरियल ला के दे देते थे, जजमेंट्स निकाल के दे देते थे लाइव लॉ से, आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए ये करंट अफेयर्स पढ़ो। तो रात तक तो मेरे पास इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता था कि मैं सोचती थी अब मैं कैसे पढ़ूंगी। तो एस्पिरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ कोचिंग भेजने से उनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो जाएगी। और आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करिए। मेरा ये रहता था कि मैं एक शेड्यूल फिक्स कर लेती थी। मैं रात को सोने से पहले मैं डिसाइड करके सोती थी कि मुझे अगले दिन क्या करना है। मेरा हर टॉपिक फिक्स रहता था कि मॉर्निंग में मुझे सीपीसी के इतने सेक्शंस कर लेने हैं, आफ्टरनून में सीआरपीसी के इतने कर लेने हैं, और जब तक मेरा वो पूरा नहीं होता था तब तक मैं सोती नहीं थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको कौन सा बेरेट हाथ में लेना है, नहीं तो वो सोचने में ही आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा मोटिवेशन, जैसे खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि लोग तो आएंगे, मैं भी आज आई हूँ, मेरे से पहले भी कई आए होंगे, मेरे से बाद में भी कई आएंगे, लेकिन जब कोई नहीं होगा तब आप खुद ही होंगे। आपको ये सोचना है कि नहीं मुझे तो जज बन के ही यहाँ से निकलना है। आपको इतना अपने आप पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि ये नहीं तो वो, आरजेएस नहीं तो जेल हो नहीं तो एपीओ, तो फिर आरजेएस कभी नहीं हो पाएगा। मेरा मोटिवेशन मेरा बेटा भी है, वो अभी सिर्फ 18 ईयर्स का है, लेकिन जब भी कभी मेरे नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे तो वो मुझे इंस्पायर करता था कि सारी चीज़ें छोड़ दो, आप बस सिलेक्शन का सोचो, क्योंकि जिस दिन आपका नाम लिस्ट में आता है ना,
यकीन करिए आपकी कितनी मेहनत थी, कितने नेगेटिव आपको कमेंट्स मिले थे, वो सारी चीज़ें एक तरफ रह जाती है। वो जो एक फीलिंग होती है ना लिस्ट में नाम देखने की, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आप जब भी आप डाउन हो, जब भी डीमोटिवेटेड हो, आप आंखें बंद करके विजुलाइज करो कि आपका नाम लिस्ट में है, तो जो वो खुशी मिलेगी ना, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। और उसके बाद मैं मैरिड वुमेंस के लिए कहना चाहूँगी कि उनके इन लॉज जो है, मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मेरे मदर इन लॉ ने, जब मैं पढ़ती थी तो वो भी रिटायर्ड है, पर वो घर का सारा काम देख लेते थे। और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे हमेशा पुश करा, मेरे मम्मी ने, मेरे भाई बहन ने। तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मैटर करता है। और सर का तो है ही इमेंस सपोर्ट, गाइडेंस। तो आप इतने सेफ हैंड्स में हैं कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जैसा जैसा सर कहे वैसा वैसा करते रहेंगे ना, आप 100%, ये मेरी गारंटी है, इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में नहीं तो उसके अगले अटेम्प्ट में, लेकिन आप निकलेंगे ज़रूर। तो मेरा ये निवेदन है हर किसी एस्पिरेंट से जो यहाँ बैठा है कि वो इस क्लास से जुडिशल ऑफिसर बन के ही बाहर निकले, उसके बिना निकले ही ना। थैंक यू। सोनल, आपने आवाज़ कम करना भाई थोड़ी, बहुत ज़्यादा। जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग, इशू फ्रेमिंग वगैरह इनकी क्लासेस ली, इनका मटेरियल जो है वो आपको प्राप्त हुआ। उसको आपको रियल एग्जाम में जजमेंट राइटिंग वगैरह में कैसे बेनिफिट हुआ, कितना उपयोगी साबित हुआ, इसके बारे में भी बताएंगे। जजमेंट राइटिंग की क्लासेस, क्योंकि मुझे बहुत डर था मैं जजमेंट कैसे लिखूंगी, मैंने पहले कभी लिखा नहीं था, ना मैंने प्रैक्टिस करी, ना मैंने जजमेंट्स पढ़े थे। सर ने जो फॉर्मेट बताया और वो सर ने जैसा जैसा सिखाया, जैसा वो बताते थे, मैं डेली वही प्रैक्टिस 2 बार करती थी। जो भी सर क्लास में जजमेंट लिखाते थे, मैं उसको उसी दिन 2 बार ज़रूर लिख लेती थी। उसके बाद अलग से जजमेंट्स जो होते हैं उनके फैक्ट्स लेकर अपने आप से भी लिखने की कोशिश करती थी, उससे भी बहुत मुझे हेल्प मिली। और फिर मैं सर को भेजा भी करती थी कि सर ये मैंने अपने आप लिखा है, आप एक बार चेक करके बता दीजिए। तो उसमें भी सर जो करेक्शन करके भेजते थे मैं वो नोट कर लिया करती थी, क्योंकि जजमेंट राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलमोस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि इस बार सिविल में भी 2 जजमेंट आए थे और क्रिमिनल में भी 2 जजमेंट आए थे, तो 20 मार्क्स मैटर्स अ लॉट। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला सर की गाइडेंस से, जजमेंट राइटिंग और चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग जो भी था, तो इट वाज इमेंस। उसके लिए तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और जो 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं न्यू कॉम्पिटिटर, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में लगे रहें कि अगली जब फाइनल लिस्ट आए तो उनका नाम भी उस लिस्ट के अंदर हो? मेरा सजेशन यही है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए और रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, बहुत रिवीजन करना पड़ेगा। आपने जो पढ़ लिया है, नया पढ़ने से अच्छा है आपने जो पुराना पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सिर्फ याद करते रहेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो रिवीजन इज़ द की, पेशेंस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी। आपने जो रास्ता चुना है वो एक बहुत ही मुश्किल रास्ता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप लगे रहेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अभी अमित जी के लगाना माइक। अमित जी, आप भी थोड़ा 2 शब्द बताएं इस सिलेक्शन का। Thank you, sir, for giving me opportunity on this special अमित जी platform. जो सोनल बोरा के हस्बैंड है, इन्होंने भी पिछली 3-4 साल की कंटिन्यू मेहनत जो सोनल की देखी और उसमें कोचिंग का जो कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में बताएं आप, और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें किस तरीके से यह तैयारी करें। यस सर। मेरी शादी 2005 में हुई थी, तब शी वॉज इन LLB फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसाइडेड कि मैं उसका जो है एजुकेशन कंटिन्यू कराऊंगा। तो LLB क्लियर किया, उसके बाद में मैंने इसको LLM में एडमिशन के लिए बोला कि LLM करते हैं। तो उस वक्त भी फैकल्टी में जाके किस में करना, ह्यूमन राइट्स में वो सिलेक्शन सब्जेक्ट चूज़ करना, मैं खुद LLB और LLM साथ साथ में किए हमने कि मेरे ज़्यादा नंबर मेरा लॉ का पैशन था, बट मैं प्राइवेट जॉब में था, मैं बैंकिंग सेगमेंट से हूँ, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में मैं जा नहीं पाया। तो आई थॉट कि देखते हैं इसका कुछ हो सकता है क्या, बट जॉब में इतना सेटल था कि मुझे इसको जॉब करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक स्टेज पे वो आया कि हाँ चलो LLB हो गई, LLM हो गई, डिग्री हो गई, सब कुछ पढ़ाई अच्छी हो गई। फिर सोचा कि अभी बीएड कर लेते हैं, तो एकेडमिक्स में कभी जाना पड़े तो
कुछ ना कुछ तो मैं भी आज की तारीख में मीन्स इन एज ऑफ माइक लगा 45 हुआ है क्या सर? माइक वो कहाँ है? सर थोड़ा तो ऊपर लगाओ। 45 एज में भी मैं जो है अभी भी मतलब आज की तारीख में भी मैं कोई न कोई मेरे लाइन के सर्टिफिकेशंस और ये करता रहता हूँ मैं, डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस। तो मैंने वही चीज़ इसके साथ पे रखी कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। सिर्फ ये एजेंडा कभी भी ये इसका नहीं था आरजेएस का या कुछ करने का। इन 2020 आई थिंक तो कोविड लगा तो बीच में वीडियोस देखने लगे अलग अलग कोर्सेज़ के ये वो। तो सर के जो क्लासेस के ना इसी तरह के कुछ वीडियोस इंटरव्यूज़ वाले और आए, तो हमने लगा कि भाई इतने कैंडिडेट्स और ऐसे एलएलबी किए हुए और कोचिंग से अच्छे निकल रहे हैं, तो व्हाई डोंट वी ट्राई फॉर आरजेएस एंड ऑल दैट। तो ऐसे ही ये शुरू हुआ सर की क्लासेस का वीडियो देखते हुए, और ये जर्नी वहाँ से 2021 से शुरू होकर 2025 में 3 अटैम्प्ट जाके ख़त्म हुई। पर इस सारी जर्नी में ये लगा इतने कोचिंग मतलब क्लासेस के इंटरव्यूज़ वगैरह वो देखे। आपको मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि सर खाली ये कोचिंग का ये प्लेटफॉर्म नहीं है, सर जो आपके लिए कर रहे हैं वो एज अ गार्जियन भी कर रहे हैं। आपको एकेडमिक्स वगैरह का वो जो सिलेबस वगैरह ऑनलाइन सब कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, पर जो एक ट्यूटर जो पेन लेके कर रहा है ना ये अपने परिवार की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, वो मैंने भी मतलब इतने कोचिंग की और वो देखे केडी क्लासेस जैसे और सर का जैसा पेन जो है, और जब पेन शामिल हो जाता है, पर्सनल अटैचमेंट शामिल हो जाता है, तो फिर वो रिजल्ट आना ही आना है। आपको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है, आपको कंटिन्यूटी रखनी है। आपके फैमिली मेम्बर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मोटिवेटेड रखें और खाली बातों से नहीं, हाँ बच्चों को बराबर पूरा टाइम दें, उन पे ट्रस्ट रखें कि नहीं एक न एक दिन तो रिज़ल्ट आना है। बिकॉज कोचिंग पार्ट पे तो यहाँ पे आने के बाद में ये रेस्ट एश्योर्ड है कि होना ही होना है। तो इतने सेफ हैंड्स में होने के बाद में आपको सिर्फ डिसिप्लिन, कमिटमेंट और ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, जैसे कि मैम ने बोला, आप अपने खुद पे ट्रस्ट करिए, अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट करिए, और फिर जिसको भी आप मानते हैं ईस्ट को आप उस पर ट्रस्ट करिए। सक्सेस विल बी योर्स डेफिनेटली। सो डोंट लूज होप। जितने भी अनसक्सेस फेलियर्स हैं जीएलओ में 1/4 नंबर से रह गई थी, एक सी ऑप्शन था उसकी जगह पे ओएमआर शीट पे डी भर दिया, 1/4 नंबर से जीएलओ में रह गए थे। आरजेएस में एक बार प्री में रह गए, सब कुछ पेपर अच्छा था, क्वेश्चंस डिलीट हो गए 2-3, तो उसमें रह गए। फिर चलो जेले तो निकलेंगे ही निकलेंगे, सी का डी भर दिया गलत, उसमें रह गए। पर हम रुके नहीं, हम चलते रह गए, नहीं अभी और इम्प्रूव करेंगे, और इस बार ऐसा जाएंगे कि कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाए, कोई कैसा भी कुछ हो, पर अपन मार्जिन से क्लियर करेंगे इसको। और उसमें सर की जो गाइडेंस है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। अगर सर का मेंटरशिप या इतना नहीं होता इन्वॉल्वमेंट तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, और 1-2 अटैम्प्ट और लग जाते, बट बहुत गाइडेंस मिलती है। एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, रियली वेरी नाइस, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी वेरी। थैंक यू। बैठिए सर। सोनल बोरा के लिए हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में वो कार्य करें और न्यायपालिका में उच्च पदों पर है वो आसीन हो, वो प्रमोशन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट जज या जहाँ तक भी हाई कोर्ट जज तक इनका एलिवेशन हो, ऐसे ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।